हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग ग्रेट। सो आज की ये जो वीडियो है ये फुल फ्लेज वीडियो होने वाली है आपकी रिलेटेड टू ऑल योर एमकॉम क्वेरीज। चाहे वो आपका सिलेबस हो कि जो न्यू सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको पढ़ना है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है उनकी किस तरीके से अलॉटमेंट होती है उसको लेके कोई आपको डाउट था। तो ये पूरा का पूरा जितने भी आपके डाउट थे रिलेटेड टू योर एडमिशन सिलेबस या फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से एंड तक आप देखना। इसको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सबसे पहला जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास और क्या जो भी हमारे कोर्सेज हैं सब कोर्सेज एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज ही हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यस, ये मेन वेबसाइट ही है एमकॉम जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसकी। यहाँ पर आपके पास दो मोड्स होते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट एडमिशन जिसको कैटेगरी ए कहा जाता है एंड थ्रू एंट्रेंस जिसको कैटेगरी बी कहा जाता है। ओके, सो यस, नाउ यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजुअली आपके अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च एंड या अप्रैल का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं। और जब सबके यूजी पीजी सबके एक साथ ही आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो सपोज आपकी जो फ़ी है वो 500 है, ठीक है। तो 500 जो है ये आप एंट्रेंस की भी फी होती है पीजी वालों का, क्योंकि पीजी का एंट्रेंस भी होता है। तो आप एक तरीके से एक फॉर्म के अंदर मतलब 500 रुपीज़ के अंदर ही दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। ओके, ना उसके बाद इन्होंने कैटेगरी ए और बी दोनों के बारे में बता रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, फिर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, एडमिशन प्रोसेस एंड देन फीस। तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसकी वेबसाइट से आपको जो फॉर्म्स है वो ऑनलाइन ही फिल करने हैं, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल किया जाता है। नाउ सी, टू कैटेगरीज होती है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कैटेगरी वन होती है आपका डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि जो भी आपकी परसेंटेज आई है आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर 3 सालों में, उसका जो एग्रीगेट है वो लिया जाता है। तो सपोज किसी का जो लास्ट सीजीपीए थी, जो टोटल सीजीपीए थी वो सपोज 9.5 थी, ठीक है, या 9.5 नहीं, 10 रख लेते हैं, ठीक है। 10 सीजीपीए थी किसी का टोटल, जो लास्ट ग्रैंड सीजीपीए थी वो थी 10। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपसे यस, नाउ 10 सीजीपीए आई आपकी, अब आपको ये जो डायरेक्ट एडमिशन में इसको कन्वर्ट करना होगा आपको परसेंटेज में। तो अगर आपके परसेंटेजेस जो आपका मार्क्स है वो ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखा है, वेल एंड गुड। अगर वो मार्क्स परसेंटेज में नहीं दे रखे हैं तो इन दैट केस आपको जो भी आपने सीजीपीए ऑब्टेन किया है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से और आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। तो अगर आपका जो टोटल ग्रैंड सीजीपीए था वो 10 था, तो अब आपकी जो परसेंटेज है वो हो जाएगी 95%। ओके, सो यूजुअली क्या होता है कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, किसी भी कैटेगरी की बात करें, तो आपको एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना आपका परसेंटेज होना चाहिए, वो भी आपको बता दूंगी। पर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होने से ही आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो मैक्सिमम जो टॉप परसेंटेजेस होते हैं उन लोगों का एडमिशन होता है वहाँ पे। तो लास्ट ईयर तो 85% तक भी जो बच्चों के मार्क्स आए थे और उनका एडमिशन हुआ था। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और आपका एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पे हो सकता है। एंड देन यू हैव एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन, उसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सी, इसके लिए भी ना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें एक पर्टिकुलर इन्होंने लिमिट दे रखी है कि इतने आपके मार्क्स होने चाहिए।
तो सिर्फ वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें फिर वो देखेंगे नहीं कि हाँ भाई मतलब आपके ओवरऑल परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। एडमिशन तो आपका एंट्रेंस टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे होगा, पर जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना मार्क्स की, परसेंटेज की, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। नाउ किसी को ये भी डाउट था कि डायरेक्ट में और एंट्रेंस में बेटर कौन सा, ऐसी दोनों ही एक बराबर है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये तो सिर्फ एंट्रेंस बेसिस की वजह से आपको एक मौका मिल जाता है कि अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको एक और मौका मिल जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो दोनों की फीस भी सेम होती है, टीचर्स भी सेम पढ़ाते हैं, और क्लास में कोई ये नहीं पूछता आपसे कि भाई आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ या फिर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हुआ है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, तो ये आप लोग देख लो, क्योंकि ये वाला जो चीज है आपका, ऐसा ना हो कि आपने एंट्रेंस दे दिया, पास भी कर लिया, और जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ही आपने पूरा नहीं किया था, वो ही नहीं देखा था आपने, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो सबके लिए डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि जो बीकॉम ऑनर्स है या फिर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से, तो 50% आपकी एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मतलब जो टोटल होगा आपका, जब आप उसको सीजीपीए में को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे एट दी एंड, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% एटलीस्ट होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 45% फॉर ओबीसी, 45% फॉर स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मतलब कि 40% जो होता है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। और जो ये परसेंटेजेस हैं ये राउंड ऑफ नहीं होने चाहिए, तो मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज ये नहीं कि 56.6 आ रही है तो आप कह दोगे कि भाई 57% हो गई। 56.6 का मतलब 56.6 ही होगा। ओके ऐसे ही मेरिट के लिए, मतलब जो ये आपका डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए आपके 65% होना चाहिए जनरल कैटेगरी, 58.5% होना चाहिए ओबीसी, 60% फॉर स्पोर्ट्स, एंड मिनिमम जो पासिंग रिक्वायरमेंट है फॉर एससी एंड एसटी दैट इज 40%। नाउ ये था बीकॉम ऑनर्स के लिए, ओके, एंड बीबीए सॉरी बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। नाउ अगर आपने ऑनर्स नहीं किया है, बीकॉम या बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम पास भी कहा जाता है इसको, ये किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस है, ये जो 55% मार्क्स हैं ये आफ्टर डिडक्टिंग 5% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रूल लिखा हुआ है, सी नोट द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन अंडर द कैटेगरी ए, that is direct admission, shall be determined by normalizing the marks of eligible BCom pass candidates by deducting 5% and preparing the merit list on the basis of combined merit of honors and pass after such deduction. तो आपके 5% जो है डिडक्ट होंगे, उसके बाद ये चीज काउंट की जाती है। तो ऐसे ही अगर सपोज किसी के 80% आए हैं, डायरेक्ट एडमिशन हुआ, 80% आए हैं किसी के बीकॉम ऑनर्स के, और बीकॉम प्रोग्राम के किसी स्टूडेंट के भी 80% थे, तो जिसके 80% आए हैं प्रोग्राम वाले के, उसके 80 नहीं माने जाएंगे, उसके माने जाएंगे 75%, और उसके बाद उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो सेम चीज नहीं है। इसके अलावा सी हमने 2-3 कोर्सेज देख लिए, एक तो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स दे सकते हैं एंट्रेंस और एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट एंड मेरिट, डायरेक्ट एंड एंट्रेंस बोथ, देन बीकॉम प्रोग्राम या फिर पास। नाउ बाकी के जो कोर्सेज हैं वो ये हैं, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BBS, BBA in FIA, BFIA and BBE from Delhi University and any other recognized equivalent thereto. So यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये जो कुछ कोर्सेज हैं ये ही एलिजिबल हैं फॉर एंट्रेंस या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज अगर किसी ने BSc किया है या फिर BA किया है या फिर कोई और कोर्स किया है, वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है? 60% आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 54 फॉर OBC, 55 फॉर स्पोर्ट्स, CW, PWD कैटेगरी, एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर ST and SC.
नाउ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपने करंट जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उसी ईयर में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, इन दैट केस आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपने उससे पहले कभी की है तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और आपकी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी जिसपे कि कॉलेज का स्टैम्प और कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए होता है, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हो, इन दैट केस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। एंड अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो होना चाहिए। नाउ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके आने पड़ते हैं डिपार्टमेंट में, वो वहाँ पे देखते हैं, और जो भी फोटो कॉपी वगैरह है वो सबमिट कर लेते हैं। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट चीज, एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो जस्ट थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा रह गया आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो देख लो। तो यहाँ पर ये जो फी दे रखी है, जिन लोगों का एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में होगा उनकी जो फी है वो है 4001। तो पूरे साल के लिए आपको 4001 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कुछ 15 कॉलेजेस हैं जो कि एमकॉम है जिस जहाँ पर, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे, तो इनकी अलग अलग फीस होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पे की जाएगी। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर है आपको, फीस स्ट्रक्चर नहीं, सीट स्ट्रक्चर है। तो जनरल के लिए टोटल एंट्रेंस में 92 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 58, एससी 32, एसटी 17, ईडब्ल्यूएस 17। एंड तो मतलब हम देखें तो ओवरऑल आपकी 513 सीट्स हैं टोटल। ओके। और ये है आपका कॉलेज बेस्ड, कि अगर आप एसआरसीसी में आपका एडमिशन होता है तो वहां पर एंट्रेंस के थ्रू 30 स्टूडेंट्स जा सकते हैं, मेरिट के थ्रू 26, तो टोटल 56 स्टूडेंट्स जो है वो एसआरसीसी में एडमिशन हो सकता है उसका। एंड ऐसे ही बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो। ना यहाँ पे एक डाउट था कि कौन सा कॉलेज बेटर रहता है, सो सी इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू कि अगर आपका डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है तो आपको कौन से कॉलेज में लेना चाहिए। क्योंकि जो क्लासेस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही होती हैं, कहीं और नहीं होती हैं। सिर्फ जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहां पर आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो भी कुछ वीक में 1 या 2 बार आपको बुलाया जाता है, और फिर आपको असाइनमेंट्स या जो भी टेस्ट इंटरनल्स होते हैं वो वहां पे होते हैं। जो मेन क्लासेस लगती हैं आपकी वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही लगती हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। और जो एडमिशन नहीं, अटेंडेंस है, जो क्लासेस डिपार्टमेंट में होती हैं उनकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। पर जो ट्यूटोरियल्स आपके अलॉटेड कॉलेज में होते हैं वो अटेंडेंस नॉट कंपलसरी, पर 5 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप आ जाओगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं आओगे तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कंपलसरी नहीं है। यस, और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है। तो ये तो हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला पार्ट। तो अब ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, कि मैं डायरेक्ट आपको, मैंने बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस है वो डाउनलोड कर रखा है, हम वहां से देखते हैं और वहां से अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मार्क कर लेते हैं। सो सी, दिस इज बीकॉम ऑनर्स सिलेबस CBCS। ओके। नाउ यहाँ पे बुक्स भी रिकमेंड कर रखी है उन्होंने, तो आपको बुक्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये है ना अभी जो मैंने आपको बुक बता रखी है उसका लेटेस्ट वर्जन इज आउट और नॉट ये मुझे नहीं पता है, और सिलेबस चेंज हुआ है तो ये वाला पार्ट जो पुराने एडिशन है उसके अंदर नहीं है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा यूनिट 1 का पार्ट है, वो भी है इसमें। देन बिजनेस लॉ जो है वो हमारा यूनिट 4 का पार्ट है, वो भी है इसमें। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, पर वो भी एक तरीके से हम पार्ट इसी में आ जाएगा ना, जो हमारा अकाउंटिंग वाला पार्ट है। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट
एग्जैक्ट ये टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं देखना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट लॉज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, देन यू हैव HRM, सॉरी थोड़ा सा ऊपर, यस आपका HRM भी है एंड इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस भी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी है हमारे पास। ये जेनरिक इलेक्टिव है, इसको नहीं देखेंगे हम, कोर पेपर्स का जो सिलेबस है वही वाला सिलेबस हम देखने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ओके, नाउ व्हाट आई वुड बी टेलिंग यू इज दिस कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं, ऑलराइट, बाकी ओके, सो सी सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पक्का पक्का पूछा जाता है, तो जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ोगे ना इसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम कर रहे हो या फिर होल्डिंग कंपनी, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलना। देन यू हैव डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसमें से डायरेक्ट अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं चीज़ें उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर एक बार क्वेश्चन आया था, AS16 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन, गुडविल और कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आया था। उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे दे रखी हैं, तो एज सच इसमें से भी आपका कोई खास क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता है, पर डिपार्टमेंट जो कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट वगैरह है उसमें से आपके क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ओके, उसके बाद यू हैव पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर एक बार आई गेस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ क्वेश्चन था वो आया था। तो जितनी भी जगहों पर स्टैंडर्ड्स आपके मेंशन कर रखे हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो तो आप पक्का पक्का देख ही लेना कि कौन सा स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए लगता है, और वो आप देख लेना। ओके, यस, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, तो मतलब यहाँ से ज़्यादा नहीं है, यहाँ से अगर आपका आएगा तो बेसिक्स आएगा, क्योंकि बाकी भी जो अकाउंटिंग है वो उसके अंदर काफ़ी कुछ कवर किया गया है। सो यहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं, तो जिनको लगता है कि भाई उनके पास जो दूसरी बुक मैंने रिकमेंड की थी वो कम, उसमें काफ़ी कम चीज़ें दे रखी हैं, आपको और डिटेल में जाना है तो यहाँ पे बुक्स दे रखी हैं, और मोस्टली इंडियन ऑथर्स हैं, इनमें से आप कोई भी बुक्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हो, और नीचे भी कुछ बुक्स दे रखी हैं। ओके, सी ये सारा, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप कोई इंडियन ऑथर चूज करना, क्योंकि एक तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही होंगी सारी चीज़ें, और बहुत डीपली उन्होंने नहीं दे रखा होगा, तो मतलब जितना रिक्वायर्ड है हमारे लिए उतनी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है मिल जाएंगी। यस, उसके बाद वी हैव बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ का तो काफ़ी सारा पार्ट वहाँ पे भी दे रखा था, इसमें से सी ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर स्पेशली ये असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, उसके बाद कुछ फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो मेन मेन टॉपिक्स दे रखे हैं ना आपको, आप अगर वो देख लोगे तो इतना हो जाएगा। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक बार एक क्वेश्चन इंडेनिटी और गारंटी से आ गया था, बेलमेंट एंड प्लेज में से कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं आया है, और शायद से एक बार एजेंसी से कोई क्वेश्चन आया था। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें आपका अगर पिछले टर्म्स के मैं देखूं, पिछले बार के मैं देखूं, तो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक बार तो आया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी क्या होती हैं, एक बार वो क्वेश्चन आया था, और एक बार कुछ अनपेड सेलर्स के राइट कुछ ऑप्शंस दे रखे थे वो आया था। LLP के डेफिनेशन का के बारे में आ रखा है कि जो सेलेंट फीचर्स हैं ऑफ LLP, उसमें से एक क्वेश्चन बन के आ रखा है, तो आप ये वाला भी जो चीज़ है वो देख लेना। इसके अंदर भी आपको कुछ बुक्स दे रखी हैं,
आई वुड रिकमेंड फिर से कि जो आपके इंडियन ऑथर्स हैं उनको देखो, और यहाँ से आपका जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। बिजनेस लॉ जो वो दूसरी वाली बुक मैंने आपको बता रखी है आरुक्ता, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ दे रखा है, तो अगर आप वहाँ से भी पढ़ते हो तो दैट वुड बी इनफ। आफ्टर दिस यू हैव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। एक तो जितने भी आप चीज़ें पढ़ोगे सबके जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो, जैसे शेयर कैपिटल के लिए कौन सा एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है, इसमें से आपका फोर फीचर में क्या अमाउंट आया है, या फिर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एक बार क्वेश्चन, एक बार नहीं, 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया था, सेक्शन 78 ऑफ जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो रिजर्व है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो बार बार पूछा गया। एक बार सेक्शन पूछ लिया गया था, एक बार ये पूछ लिया गया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो किस किस काम के लिए यूज हो सकता है, एक बार पूछा गया था कि किस काम के लिए नहीं यूज हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो आ रखे हैं, तो वो वाला पार्ट जो है आप वो यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें एज सच मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो कौन से स्केड्यूल है, कौन सा पार्ट है उसका, या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से हेड के अंदर आएगा, मतलब करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, या क्या है। देन यू हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे उन्होंने बोला आपसे कि सेल ऑफ एन एसेट, तो ये कौन से वाले पार्ट में होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या फिर डिविडेंड एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग है तो आपको वो टिक करना होगा कि कौन सी वाली एक्टिविटी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रख लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको याद होना चाहिए कि क्या कौन सी वाली जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या क्या आती हैं चीजें। देन अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसमें भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे अपने जितने भी हैं, और थोड़ा बहुत आप रीड कर लेना। जैसे परचेज कंसिडरेशन में अगर क्रेडिट की साइड पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा, अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो गुडविल होगा। इस टाइप की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। फिर जो एक बैलेंस शीट बनती है सारी जो कंपनीज हैं उनकी मिक्स करके, जैसे सब्सिडरी कंपनीज वगैरह होती है, तो वो क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बुक्स के नेम है, आप देख सकते हो, और इन्हीं में से कोई भी एक, वैसे तो JR मूंगा ही ज्यादातर यूज होती है, पर आप अपने हिसाब से देख लेना, आपके पास जो मिले उसमें से आप चेक करना और अपने लिए यूज कर लेना। देन कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट आता है आपका, और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपका क्या आ सकता है, ये जो कंपनीज दे रखे हैं ना यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनके जो फीचर्स हैं वो लर्न कर लेना। जैसे एक बार पूछा था कि 1 पर्सन कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो आंसर वाज 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड 2019 में कोई क्वेश्चन आया था जिसमें मतलब एक लाइन दे रखी थी और उसके बाद पूछा था कि ये किस कंपनी का फीचर है, तो काफी सारे ऑप्शंस दे रखे थे, एसोसिएट कंपनी भी था, प्राइवेट भी था, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना था। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो आप जरूर जरूर देख लेना, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद बाकी ये स्वेट इक्विटी शेयर या फिर ये सब तो इतना भी तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे एक चीज दे देंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है वो किस में होगी, MOA में होगी या फिर AO में होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो ये वाला चीज जो है आप वो देख लेना। ओके, ये वाला जो आपका पार्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें से कोई अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैं आपको बताऊं, पर ना आप ये याद रख लेना, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर
कितने होते हैं एक कंपनी के अंदर, विमेन डायरेक्टर्स कितने होते हैं कंपनी के अंदर, एजीएम कब बुलाई जाती है, ईजीएम कब बुलाई जाती है, और रेजोल्यूशन मतलब इनके जो सेक्शंस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या सेक्शन है, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर का क्या, ये वाले जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद है आपके पास प्रोविजंस फॉर, ये जो दो है ना इसमें से तो आया ही नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको आपको बता ही नहीं रही हूँ कि क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, तो फिर डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है ना। यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है, इसमें से आप देख लेना जो भी बुक आपको पास हो। ये जो बुक्स है ना, आपको एक वेबसाइट है www.pdfdrive.com, वहां पर आपको ना बुक्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो आप सर्च कर सकते हो, इनमें से अगर कोई सी भी बुक आपको मिल जाए तो आप डाउनलोड कर लेना, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वैसे तो इजी सब्जेक्ट है पर काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो आपको सब कुछ याद नहीं करना है। जैसे जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस और काफी सारी चीजें दे रखी है। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, वो और जॉब एनालिसिस। वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज दिस, जॉब एनालिसिस है या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन है। तो ये जो तीन टॉपिक्स है ना, इसको आप अच्छे से समझ लेना, चाहे किसी वीडियो से समझो चाहे किसी बुक से समझो, पर ये टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ये जो प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, प्लेसमेंट क्या है, इंडक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं इनमें डिफरेंस क्या है, कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है, ये आपको पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी होती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये जो टाइप्स वाला है ना, ये वाला पार्ट कर लेना, नीड की तो जरूरत नहीं है, बट टाइप्स एंड इवेल्युएशन आप देख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देख लेना। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके अंदर, ओके, ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये आप अच्छे से चेक कर लेना कि कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। लास्ट इज नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है कॉम्पनसेशन, इसके अंदर जॉब इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ना कुछ कॉम्पनसेशन के डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल्स भी होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं इसमें पे के। एक हैंसले का मेथड था, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि काफी पहले पढ़ा था, बट कुछ टॉपिक हैं कॉम्पनसेशन के अंदर, टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा टॉपिक है, वो देख लेना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए भाई ग्रीन एचआरएम क्या है, ई एचआरएम क्या है, आउटसोर्सिंग एचआरएम क्या है, ये थोड़ी बहुत जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर वो कोई स्टेटमेंट दे दें और आपसे पूछें कि क्या चीज है ये, तो आप बता सको कि ग्रीन एचआरएम है या फिर आउटसोर्सिंग है। कोई भी एक फीचर दे सकता है, आपको बताना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी है कुछ आपके पास, तो देख लेना। फिर से आई विल रिकमेंड कि कोई इंडियन ऑथर की बुक लेना इसमें से, और वो ज्यादा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी आपको समझ में आ जाएगी इजीली, और हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही होगी वो। उसके बाद है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सो सी अभी जो बजट आया है हमारा इस साल का, उसमें बहुत सारी चीजें तो चेंज नहीं हुई हैं, पर जो थोड़ी बहुत भी चीजें चेंज हुई है ना वो मैं आपको बता दूंगी इन अ सेपरेट वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो यहाँ पे दे रखा है इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें से एग्रीकल्चर इनकम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस से तो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर ये जो डिफरेंट हेड्स दे रखे हैं ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम जो होते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। वो कोई सी भी एक इनकम दे देंगे और पूछ लेंगे आपको कि ये किस हेड के अंदर आएगी, सैलरी से आएगी, हाउस प्रॉपर्टी से आएगी, जैसे सपोज उन्होंने बोला लॉटरी है, इनकम फ्रॉम लॉटरी, तो वो किस में से आएगी, गेन्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी, तो वो आपको ध्यान रखना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो एक क्लबिंग ऑफ इनकम टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि किसकी इनकम जो है वो क्लब हो सकती है और किस तरीके से हो सकती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे से आप ये देख लेना कि कौन सा आईटीआर किसके लिए, जैसे आईटीआर 1 को सहज कहा जाता है, ठीक है,
ऐसे ही ITR 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो वो देख लेना कि कौन कौन से ITR हैं और उसके नाम क्या क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको बुक्स के नाम दे रखे हैं, देख लेना इनको और पढ़ लेना। उसके बाद है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नाम का तो कोई टॉपिक नहीं दे रखा, बट इन्होंने यूनिट 4 के अंदर आपको जनरल मैनेजमेंट बोल रखा है, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप प्लानिंग के क्वेश्चन कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के, ये जो ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ एक फीचर दे देंगे, पूछ लेंगे कि भाई ये प्लानिंग है या ऑर्गेनाइजिंग है, कौन सा पार्ट है। पर आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, क्लासिकल न्यू क्लासिकल किस किस ने क्या क्या थ्योरीज बनाई थी वो आपको पता होना जरूरी है। और थोड़ा बहुत कि उस थ्योरी में था क्या, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो याद रखना। ऐसे ही लीडरशिप स्टाइल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। तो हमने तो सिर्फ 3 पढ़े थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र फेयर। तो उसके अलावा भी कुछ स्टाइल्स होते हैं, तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे। और इसके अंदर भी कुछ थ्योरीज है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के अंदर से थ्योरीज करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो लास्ट वाला है इसमें से तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आएगा, क्योंकि इसमें से ऊपर में से ही ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं, तो वो आपको देखने जरूरी है। बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स ये रही हैं आपके पास, इसमें से जो भी मन करे देख लेना। देन ई कॉमर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो ये वाला नहीं देखेंगे। उसके बाद है आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, ये भी नहीं है। हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तो ये वाला मैं नहीं देखूंगी। उसके बाद पर्सनल टैक्स प्लानिंग भी नहीं है। ये काफी सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये उनका है। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, ये भी नहीं है। पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, ये भी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग, यस ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपको जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ना वो पता होनी चाहिए। एक तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, कॉस्ट एलोकेशन हो जाता है, कुछ 3 चीजें थी उनको रीड कर लेना, उसमें डिफरेंस देख लेना। ओके, उसके बाद है ये फीफो लीफो। तो जैसे ये वाला है ना फीफो लीफो, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई गुड है, उसको फीफो से इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन उसको फीफो मेथड से सेल किया गया था, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो डिक्रीज होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे मेरे, मैंने उसमें एक छोटा सा टेबल बना रखा है और उसमें बता रखा है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है ओपनिंग स्टॉक में और क्लोजिंग स्टॉक में, और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है। तो वो वाली चीज आप याद कर लेना, लिटरली याद कर लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ ये रहा, ये हेल्सले रोवन टेलर्स डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस, ये पता है HRM के अंदर भी है आपके पास, मेथड्स ऑफ पेमेंट, वेज पेमेंट। वहां पर आपको खाली थ्योरी मिलेगी और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसमें लेबर वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं पर फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि किस तरीके से आप क्या चीज को कैलकुलेट करते हो। सेम विथ ओवरहेड। नाउ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस आप पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, पर ये पता होना चाहिए कि इसमें है क्या चीज, मतलब यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है। फीचर्स याद कर लेना, याद ना करो तो एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना कि अगर कुछ आता है तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है। ओके, इस वाले पार्ट में से कुछ नहीं आता, यूनिट 5 वाले में से ये देख लेना कौन कौन सी बुक्स है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है बिजनेस मैथमेटिक्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास ये नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के पास ये है। और इसमें ये जो चैप्टर है आपके पास मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये आता है, और एक क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आता है।
कोई इक्वेशन दे रखी होगी उन्होंने, अब ये लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मेथड से भी आ सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपको वो सॉल्व करके जो भी एट द एंड आंसर आएगा वो ऑप्शन में दे रखा होगा और आपको वो बताना पड़ेगा। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये जो बेसिक्स है, तो बेसिक्स तो आपने अगर ट्वेल्थ में मैथ्स ली है तो ऑफ कोर्स आपको पता होंगे। तो ये जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी में किस तरीके से आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस वही है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो जितने भी टॉपिक्स दे रखे ना, ईओक्यू, मार्जिनल एनालिसिस, इलास्टिसिटी, इनको आपके जो क्वेश्चंस है, कहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, वो चीज पता होनी चाहिए। तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को करना, अगर आपने नहीं था आपके पास ट्वेल्थ में या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैथ्स, और आपको नहीं आता इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो ट्वेल्थ क्लास के किसी बच्चे की बुक लेके पहले आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना अपने, उसके बाद ये चीज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे ना, तो अब फिर तो आपको सिर्फ इतना होगा कि सपोज आपको मार्जिनल कॉस्ट करना है, तो मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है, वो चीज पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे वाली चीजें नहीं आती, ये जो बहुत सारी चीजें दे रखी है ना, पर ये आता है application of integration to marginal analysis, consumer and producer surplus, rate of sales और learning curve तो अभी तक आया नहीं है, तो no comments on that। बिजनेस फाइनेंस में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, और यूजुअली जो आता है वो नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन जो है वो बन के आता है। तो ये वाला पार्ट आप देख लेना 4.1। ओके, 4.1 एंड 4.2। बाकी इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो इस वजह से मैं इसको नहीं बता रही हूँ। मिनिमाइजेशन केस, मैक्सिमाइजेशन केस, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। जो पहले ही आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर था उसके एलएलपी में से एक क्वेश्चन आता है, एलपीपी में से सॉरी। सो ये आपका एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा और आपको आंसर बताना पड़ेगा, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऊपर वाले कर लोगे ना तो वो ज्यादा फायदे में रहोगे आप। ये बुक्स हैं कुछ, देख लेना। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये टॉपिक नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है। बिजनेस रिसर्च मेथड्स इन एनालिटिक्स, ये भी नहीं है, इसको भी नहीं देखेंगे। देन सी लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट अलग से नहीं दे रखा है तो इसको हम देखेंगे नहीं। मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं है, तो वी विल लीव दिस एज वेल। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये भी नहीं है। क्राइम, साइबर क्राइम एंड लॉस, ये भी नहीं है। काफी सारे नहीं है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको एक तो मार्केटिंग मिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। 7 P's 4 P's ऑफ मार्केटिंग वो पता होने चाहिए। जैसे टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग या फिर रूरल मार्केटिंग दे रखा होगा, सोशल मार्केटिंग दे रखा होगा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। पूरा मत पढ़ो, मतलब पता होना चाहिए। और मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें जैसे वो पूछ लेंगे कि एज ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो वो कौन से टाइप ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट का फैक्टर है, इको, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आप जरूर याद रख लेना। उसके बाद ये जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन होती है, जो टेलीग्राम चैनल है मैंने उस पर छोटा सा आपको पिक्चर वगैरह शेयर कर रखी है इस पे, कि टारगेटिंग और ये एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तो ये क्या होता है चीज, और कैसे कैसे होता है, टाइप्स भी होते हैं इसके अंदर, तो वो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजंस, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है। फिर जो हमने ट्वेल्थ में ओरिएंटेशन पढ़ा था, मार्केट ओरिएंटेशन, तो वो आपको पता होना जरूरी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें से ना कुछ आपका एक डायग्राम बन के आता है, ठीक है। आई विल शेयर इन माय सम अपकमिंग वीडियो, एक डायग्राम बनता है इसके अंदर, और उस डायग्राम में से
12 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बन सकते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया वो इम्पोर्टेंट है। फिर कौन सी स्टेज में आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब अगर आपको कोई गुड लॉन्च करना है, ठीक है, तो कौन सी में करोगे, ग्रोथ में करोगे, मेच्योरिटी में करोगे, या फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेजेस कितनी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। तो वो चीजें आपको याद करना इज इम्पोर्टेंट। और प्रमोशन, प्रमोशन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि सपोज सेल्स का कोई है, तो उन्होंने बोला कि आपने डिस्काउंट दिया या रिबेट दिया आपने, तो वो विच टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स टूल है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, या फिर वो क्या चीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बोला कि रूरल मार्केटिंग है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना थोड़े बहुत। सोशल मार्केटिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबल मार्केटिंग, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं मतलब फीचर्स वो देख लेना। एंड यहाँ पे बुक है, वैसे तो सब कॉटलर को ही बोलते हैं, बट अगर आपको कोई इंडियन ऑथर मिल जाता है तो वो देख लेना, क्योंकि कॉटलर तो भाई साहब बहुत ही मोटी बुक है, पढ़ ही नहीं पाओगे पूरे टाइम में। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या चीज है, पर इसमें कोई भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जितने भी मेथड्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, कैपिटल बजटिंग मेथड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट तो कैपिटल बजटिंग, ये जितने भी आपको यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं, एनवीपी हो गया, एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, पे बैक पीरियड हो गया, इनके फीचर्स याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना, वही आएंगे। ओके, और कुछ मत करना। जैसे ये आईबीआई, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस है, तो ये ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हो, ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करते हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें फीचर्स, और जहां जहां पे भी कोई फॉर्मूलेस आपको मिल रखे हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी चीजें मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर मत जाना, फॉर्मूलेस ज्यादा इंपॉर्टेंट, और फीचर्स देख लेना। और कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये थोड़ा थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह ही लगता है। तो इसमें ये वाला पार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सीवीपी रेशियो हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, कि आप जो मेक और बाय डिसीजन होता है, या फिर ये रहा ना मेक और बाय डिसीजन, या फिर एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, ये वाले जो डिसीजन है आप कैसे आपको पता चलता है कि भाई किस तरीके से करना है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं मेक और बाय का, या फिर शट डाउन और ऑपरेट का। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद जो ये बजट्स हैं, टाइप्स ऑफ बजट जो होते हैं आपके, वो उसके क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो वाला पार्ट आप पढ़ लेना। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है इसमें से भी क्वेश्चन आ रखा है, जो आपके 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं उसका क्वेश्चन आ रखा है। मतलब उन्होंने एक ऑपरेशन दे दिया था और उसको पूछा था कि ये किस सेंटर का पार्ट है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट है, तो वो आप देख लेना। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ना इसका भी ना कोई डायरेक्ट टॉपिक नहीं दे रखा है, पर इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे ये मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने मैनेजमेंट 12th में पढ़ी थी उसके अंदर ये सारी चीजें थी। सिर्फ आपके मैनेजमेंट की बुक में, जो आपने बिजनेस की बुक पढ़ी थी उसमें ये थी, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये जितनी भी मोटिवेशन थ्योरी है ना, बार बार बोलूंगी, इनको पक्का पढ़ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके इनको पक्का पढ़ लेना। एक ना एक जरूर आएगी, हर साल आती है, तो अभी भी आएगी। ऐसे ही ये लीडरशिप वाले में जो भी उन्होंने दे रखी हो आपको थ्योरीज वगैरह, वो आप याद कर लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो आपका मन करे वो कर लेना। इको तो आपके पास ऑलरेडी है, इसमें जो मैक्रो में आ जाता है एक अलग से पार्ट, वो आईएसएलएम फ्रेमवर्क, इसके मैंने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। बाकी तो आपका 12th वाली चीजें ज्यादा हैं इसमें, और जो वो दूसरी वाली बुक है आर गुप्ता, उसके अंदर ये वाला पार्ट है, तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी। जो अब आने वाले हैं वो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसमें भी ना फीचर्स होंगे, और इसमें ना टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। सी वो आपको ना अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ऐड किए, तो इस बार वो आपको बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज नहीं पूछेंगे, इस बार वो आपको बेसिक ही पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पूछने के लायक बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो उनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन करना, और मतलब
बहुत ज्यादा घबराना मत कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिक्स चीजों की जो बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए। बिजनेस स्टैट्स का मैंने आपको बता रखा है। बिजनेस स्टैट्स के अंदर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए चीजों की। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट दिख रही है ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज देंगे, फॉर्मूला भी पूछते नहीं है, वो प्रॉपर्टीज पूछते हैं, और वो आपको पता होनी चाहिए। इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन नहीं आया है, और टाइम सीरीज से ना बहुत पहले आया था, आई गेस 2017 में कोई क्वेश्चन आया था, उसके बाद तो अभी तक आया नहीं है। ओके, बाकी जो अब क्वेश्चन आते हैं ना, कोरिलेशन रिग्रेशन में से आ सकता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, नॉर्मल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से ऊपर से ये वाले डिस्पर्शन क्या है और रेंज क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो नीचे की 2 यूनिट्स बची है ना, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वाला चीज जो है ये आया है, तो इसको हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको एक तो एक क्राइसिस का पता होना चाहिए कि भाई कब हुए थे, ये वाले किसने किए, क्योंकि वो मत देखना, कब हुए थे वो देख लेना, ठीक है। और फिर ये वाला, ये जो एक्ट्स बने थे, जैसे किस चीज के रिस्पॉन्स में कौन सी वाली एक्ट आई थी। जैसे सपोज ये सर्वेंट्स एंड ऑलिक्स वाली एक्ट थी, तो ये किसके बाद आई थी, कैडबरी कमेटी किसके बाद आई थी। कैडबरी कमेटी पे तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, और क्या है इसके अंदर वो भी बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर जैसे CSR है, तो प्रॉफिट का कितना परसेंट एक कंपनी को देना पड़ता है फॉर CSR, तो 2% देना पड़ता है। छोटी सी चीज है, पर ये इसमें पूछी जा सकती है। तो 2% देते हैं सारी कंपनीज फॉर CSR। और ऊपर वाले में से देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट पढ़ लेना, आई एम नॉट श्योर कि आएगा या नहीं आएगा, पर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो आपको ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई प्रिंसिपल्स क्या हैं, या फिर पूरा एक पैराग्राफ नहीं देंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। विसल ब्लोइंग क्या होता है, ओके। अब इसमें ये नहीं पूछेंगे कि भाई क्या क्या उनको वो दे रखी है, प्रोटेक्शन दे रखी है, पर विसल ब्लोइंग होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो तो। और वैसे जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से दे रखा है। मतलब यूनिट 1 का पार्ट है ऑडिटिंग, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है यूनिट 4 का पार्ट। पर यहाँ पर ये एक ही साथ दे रखा है। GST इसी बार आया है, और क्वेश्चंस तो इसमें से ज्यादा मत जाना। इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए फीचर्स ऑफ GST, ठीक है। जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि डुअल वाला है, डुअल एस्पेक्ट है, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और ये ST GST IT GST ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इनपुट GST आउटपुट GST वो क्या होता है, ओके। बाकी ये सारी चीजें तो नहीं, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे वो। अभी आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे, तो वो देख लेना आप, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर्स, जैसे कि इकोनॉमिक जोन कुछ 12 नॉटिकल माइल्स होता है, फिर 200 नॉटिकल माइल्स होता है, इस तरीके से। एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये सब्जेक्ट हमारे टाइम पे था, उसी वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, पेपर भी बहुत सुंदर आया था। तो इसमें से मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, इसमें से मैं आपको सिर्फ GST में से इतना बोलूंगी कि आपको टाइप्स वगैरह पता होने चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, देन वी हैव फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं है हमारे पार्ट में। कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट भी नहीं है। बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट, ये भी नहीं है। कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी नहीं है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें थी, मतलब अभी तक आ रखी थी, वो हमने कर लिया था। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको बता दिया था कि आपको टाइप्स ऑफ जो एंटरप्रेन्योर्स है वो देख लेना जरूर, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको देख के डरना मत। एक तो इसमें जो ये थ्योरीज है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, फिर से बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देख लो। ये तो थ्योरीज, थ्योरीज का बेसिक जान लेना, मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है और इनको किसने प्रोपाउंड किया है,
ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दिया, लियोनटिफ पैराडॉक्स किस थ्योरी का के बाद आया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो मार्केटिंग वाली है और जो ये वाली है सिमिलर लगती है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, ओके। एंड नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी ये क्या है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, और ये जो आपको दे रखे है ना, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये जितने भी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, ईयू, नेफ्टा, सार्क, WTO, UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए और इन सबके फंक्शंस आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे EU जब बना था तो काफी सारी ट्रीटीज साइन हुई थी इसके अंदर, तो प्रोसीजर क्या था वो आपको पता होना चाहिए। नेफ्टा किस कंट्रीज के लिए वो पता होना चाहिए, सार्क किस कंट्री का है और कहाँ उसका हेडक्वार्टर्स है, ये चीज पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और WTO का जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा पता, बहुत पता होना चाहिए। जैसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, अगर बिल्कुल ही बंजर जमीन से आपने स्टार्ट किया था। ब्राउन फील्ड मतलब किसी का टूटा फूटा बिजनेस था वो आपने खरीद लिया। मर्जर्स, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये चीजें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब सीधी सी बात ये है कहने की। और ये जो थोड़ी बहुत चीजें दे रखी है ना, ये अगर आपको याद हो तो 12th क्लास में इको की बुक जो थी आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपने पढ़ रखा था टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, तो ये चीज आप वहां से भी कर सकते हो। यहाँ से करोगे ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओगे, डिटेल में नहीं जाना है अभी। ओके, सो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस नहीं है, लीव इट। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ये तो पहले भी था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ये भी पहले था। ये वही वाला जो चीज है ना, ओके, हियर इट कम्स, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये दे रखे ना इन्होंने डिफरेंट टर्म्स जो हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, नेट एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या जो चीजें वो है। इसमें से ना मेरे को यही वाला पार्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है, बाकी जो चीजें अगर आप एक बार बुक खोल के देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें बता रखी हैं। और ये डिटेल में पढ़ने वाला एग्जाम जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं देंगे जो डिटेल में हो आपके, उनको चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें ज्यादा आप मत देखो। आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा इसकी अलग से वेटेज होगी, देना होगा एक मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ये कुछ कीवर्ड्स है ना, ये देख लेना, ठीक है। फाइनेंस नहीं है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स ये भी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये तो अभी कर लिया, यस। सो मार्केटिंग भी हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। सो यस, ये अब वही दोबारा से जो सिलेबस है, क्योंकि ऑप्शनल थे तो 2 2 बार आप कर सकते हो ना चूज, तो यस वही सारी चीजें दोबारा आ गई। तो ये पूरा जो बीकॉम ऑनर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस था ये मैंने अभी डिस्कस किया है, और आपको बुक्स के नाम भी पता चल गए, कौन से पार्ट में से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो भी पता चल गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी ना उसके अंदर जो मैंने पार्ट्स इम्पोर्टेंट बताए जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी या फिर वीडियो के थ्रू, मतलब वो चीजें समझा दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर सकते हो। एंड जो टैक्स की अभी जो आपके पास इंटरिम बजट आया है उसका आपने बोला था कि बजट के रिलेटेड वीडियो बना दो, तो वीडियो आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी मैं आपको बना दूं। टिल देन, stay safe, stay tuned, and keep preparing. Thank you.